लास्ट वीडियो में मैंने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था, मैंने कूलम्स लॉ पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में मैं आपको कूलम्स लॉ दिखाऊंगा इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जब आप कूलम्स लॉ की बात करते हो वो तो फोर्स ही देता है ना आपको। तो लास्ट टाइम हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डील किया, आज हम देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो आपको सिंपली डायरेक्शन का आइडिया देने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। अगेन यहां पर मैं सिनेरियो क्रिएट करने वाला हूं। आपके पास दो चार्जेस होंगे, तो मैं यहां पे दो चार्जेस ले रहा हूं। ये आपके पास यहां पर Q1 चार्ज है, ये आपके पास यहां पर Q1 चार्ज है, और Q1 चार्ज मैं यहां मान रहा हूं कि चलो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा चार्ज जो मैं यहां पे ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास Q2 चार्ज है, और अगेन मैं इसको भी पॉजिटिव ले रहा हूं। आप नेगेटिव ले सकते हो, आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। बट यहां पर फिलहाल के लिए मैंने Q1 भी पॉजिटिव लिया, मैंने Q2 भी पॉजिटिव लिया। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इन टर्न ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहां पर आपको सिंपली अब फोर्स देखना है। आपको तो पता है, अगर मैं बात करूं यहां पे कूलम्स लॉ की, तो वहां पर आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां पे एप्सिलॉन लिखता तो मैं यहां पे कूलम्बिक फोर्स की फिर बात नहीं करता, मैं फिर एग्जैक्टली नेट फोर्स की बात करता। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वहां पे जाओ, वहां पर आप सीखोगे कूलम्बिक फोर्स, वहां पर आप सीखोगे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां पर आप सीखोगे फोर्स ड्यू टू मीडियम। तो ये चीजें आपको क्लियर आ जाएंगी। तो मैं यही बोल रहा हूं आपको, मैंने तो यहां एप्सिलॉन नॉट लिखा, मैं तो वैक्यूम की बात कर रहा हूं। तो जो फोर्स आपके पास यहां पर है, जो फोर्स यहां पर आपके पास है, इसको आप कूलम्बिक फोर्स FC भी लिख सकते हो। बट अगर मैं यहां एप्सिलॉन लिखता तो मुझे बोलना था कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपके पास नेट फोर्स है, तब वो कूलम्बिक फोर्स नहीं बन सकता है। तो कंटिन्यू करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, अब जरा यहां देख लो, यहां पर चार्ज Q1 और Q2 है, तो वही तो मैंने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मैंने सेपरेशन कितना दिखाया, R। जब R सेपरेशन की आप बात करते हो ना, आप समझो इसको मैं क्या दिखा रहा हूं। आप 1 to 2 भी जा सकते हो, 2 to 1 भी जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बट मैं कहां जा रहा हूं फिलहाल के लिए, अगेन आप कुछ भी कोई भी सिनेरियो ले सकते हो, आप 1 to 2 भी जा सकते हो, आप 2 to 1 भी आ सकते हो। सो ये तो आप तक है ना कि आप कहां से कहां जा रहे हो। तो यहां पर इस सिनेरियो में मैं सिंपली यहां पर 1 से 2 जाऊंगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मैं यहां पर 1 से 2 जा रहा हूं, मैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मींस आपको वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब आप यहां पर इस सेपरेशन को R नहीं कहोगे, ये अब आपका यहां पर R वेक्टर बन जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं। तो आप 1 to 2 जा रहे हो ना, आप 1 to 2 जा रहे हो, आप यहां पर R12 भी लिख सकते हो, आप यहां पे R12 भी लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहां चलो R12 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आप 1 से कहां जा रहे हो, आप 1 से 2 जा रहे हो। मैंने लिखा R12 क्योंकि आप 1 से 2 जा रहे हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने एक वेक्टर बना दिया यहां पे, इसमें कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला पार्ट ये है कि यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स देगा, और ये चार्ज पार्टिकल इस पर रिपल्सिव फोर्स देगा। आपके फोर्स दिखाने का स्टाइल क्या होगा वही देखना है ना आपको। तो आप देखते जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, पहले इन चार्जेस के सेंटर्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। तो देख लो मैं कर रहा हूं, आप देखते जो मैं डॉटेड लाइन से सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला हूं, और कर दो एक्सटेंड इसको। आप इसको बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये देख लो मैंने एक्सटेंड भी कर दिया। तो ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स की बात हो रही है, तो इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो लगेगा ना 1 की वजह से, और यहां पर जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा ना। तो आप यहां पर ये रिपल्सिव फोर्स दिखा सकते हो, ये आपका रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है। एंड दिस इज फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2, किस पर फोर्स है, 2 पर फोर्स है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और मैं इसको वेक्टर लिख सकता हूं। अब वेक्टर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूं ना, मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ये फोर्स आपका यहां पर एग्जैक्टली 2 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। अब इन टर्न जो आपका चार्ज 2 है वो 1 पे फोर्स लगाएगा ना। सो आप यहां पर जो इस पर फोर्स दिखाओगे, जरा देख लो वो फोर्स दिखाने का एग्जैक्टली स्टाइल क्या रहने वाला है।
ये आपका फोर्स है। तो आप अगर यहां पर देख रहे हो कि जो मैंने फोर्सेस बनाए वो मैंने इसी डॉटेड लाइन के अलोंग बनाए, समझो इसको, जो मैं फोर्सेस ले रहा हूं वो तो डॉटेड लाइन के अलोंग है। तो आप यहां पर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन में नहीं ले रहा हूं, मैं एग्जैक्टली उस लाइन के अलोंग यहां पे फोर्स दिखा रहा हूं जो लाइन आपके दो चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे, तो आप लिखो ना फोर्स ऑन 1। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है, तो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगेन मैं इसको वेक्टर लिख सकता हूं क्योंकि इस फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, नहीं। जब आप कूलम्ब्स लॉ डील करते हो तो आपको तो पूरा क्लियर रहना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। और फोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आप देख सकते हो, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर इतना तो हो गया। अब जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यूनिट वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो देख लो मैं यूनिट वेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करता हूं। ये मैं एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, अब देख लो ये मैं एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, आप देख लो कि ये यूनिट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है 1 से और इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स 2। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं R12, मगर कैप लिख रहा हूं। अच्छा जरा देख लो, ये जो यूनिट वेक्टर आपके पास है, ये यूनिट वेक्टर आपके इस वेक्टर का है, ये यूनिट वेक्टर है आपका मगर इस वेक्टर का। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। ये तो पूरा वेक्टर है ना आपका, ये आपका R12 वेक्टर पूरा है और मैंने यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लिया, इसी पूरे वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर R12 कैप के स्टाइल में मैंने ले लिया। अच्छा, ये 1 2 क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यूनिट वेक्टर स्टार्ट हो रहा है 1 से और एग्जैक्टली ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 2। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये R12 कैप है ना, तो आप तो यूनिट वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में भी बना सकते हो। आप तो यहां पर यूनिट वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में भी ले सकते हो। आप देख लो, ये देख लो, ये भी तो यूनिट वेक्टर ले सकते हो ना आप, मगर ये यूनिट वेक्टर 2 से शुरू हुआ और पॉइंट कर रहा है 1 की तरफ। तो दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं R शुरू कहां से हुआ? 2 से, और कहां की तरफ पॉइंट कर रहा है? 1 की तरफ। तो फिर मैं यहां 1 लिखूंगा और कैप लिखूंगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर मैं बात करूं यहां पे, यूनिट वेक्टर आपके पास अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, लेट अस सपोज यहां पर मैं R12 कैप की बात कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर आपके पास वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड वो यूनिटी के बराबर होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? डायरेक्शन। डायरेक्शन। अच्छा, यूनिट वेक्टर को आप एग्जैक्टली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिट वेक्टर आपके पास लेट अस सपोज ए कैप है, कोई भी यूनिट वेक्टर आपके पास ए कैप है, ए कैप यूनिट वेक्टर होता है जो कि सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। और यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को जब आप अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो ना, एक वेक्टर को, ये पूरा वेक्टर है ऊपर, ये ऊपर पूरा वेक्टर है, टेक केयर करो, ये पूरा वेक्टर है आपके पास। एक वेक्टर को जब आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आपको वहां पे यूनिट वेक्टर मिलता है। ये तो यूनिट वेक्टर का स्टाइल है, मुझे ये यूज करना है, इसलिए मैंने पूरा आपको यूनिट वेक्टर के बारे में यहां पे दिखाया। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं रहेगा आपको। अच्छा, फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन आगे की तरफ, ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो मगर यहां पर अगर आप डायरेक्शन वाइज बात करोगे, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये आपके एंटी पैरेलल यूनिट वेक्टर्स है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, मैं यहां पर आपको और एक पॉइंट स्टेट करता हूं, मैं और एक पॉइंट यहां पे स्टेट करता हूं कि जो आपके पास R12 कैप और जो आपके पास R21 कैप है, अगेन मैंने अभी वेक्टर्स पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, बट होपफुली आगे फ्यूचर में अगेन कुछ टाइम के बाद मैं तो पूरा वेक्टर एनालिसिस लेने वाला हूं। तो वहां पर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा, 20-25 टाइप्स में आपको बोल दूंगा वहां पे, और उसी में एक टाइप आपके पास आ जाता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहां पर आप देख रहे हो, ये वेक्टर आगे की तरफ है, ये वेक्टर आगे की तरफ है, ये वेक्टर एग्जैक्टली पीछे की तरफ है। तो आप अगर इनको ऐसे लाओगे ना,
तो एग्जैक्टली आप चेक कर लो, अगर आप इनको ऐसे लाओगे ना तो आप देख सकते हो कि ये पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस ये वाला साइड है और इसका डायरेक्शन ये वाला साइड है, तो ये एंटी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता, दोनों का सेम डायरेक्शन होता, दोनों का सेम डायरेक्शन जब होता तो पैरेलल, मगर अगर मैं एक का रिवर्स कर दूं तो एंटी पैरेलल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि r12 और r21 इवन दो यूनिट वेक्टर्स है मगर वेक्टर्स ही है ना, ये आपके एंटी पैरेलल है। एक तरीका ये बोलने का है, मगर इनका मैग्नीट्यूड है ना सेम, इनका मैग्नीट्यूड है सेम। हाँ, एंटी पैरेलल का तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन अपोजिट है, मगर इनका है ना मैग्नीट्यूड सेम। तो आप लिख सकते हो यहां पे r12 कैप इट इज इक्वल टू माइनस r21 कैप। दैट मीन्स आप यहां पर बोल सकते हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव स्टाइल है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं आपको होगा, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि r21 कैप इट इज इक्वल टू माइनस r12 कैप। मैंने कुछ नहीं किया, ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है। तो होपफुली इसमें कहीं पे डाउट नहीं रहा होगा आपको। अभी तो हमने कुछ ज्यादा बात की नहीं यहां पे, तो फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा वेक्टर के बारे में आपको यहां पर बताया कि आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर को वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। फिर मैंने आपको यहां एंटी पैरेलल वेक्टर्स का बताया। एंटी पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का मतलब ही है कि आपको यहां पर अगर आप इनको इक्वेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यूनिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड, आप इक्वेट तो कर सकते हो मगर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं थी। तो होपफुली आपको यह समझ में आया होगा। अब यहां पर चलो फोर्स की बात करते हैं, चलो फोर्स की बात करते हैं। पहले मैं फोर्स की बात करने वाला हूं, मैं पहले F21 की बात करने वाला हूं, आराम से, इसमें कोई जल्दी है नहीं, आप देखोगे कितना आसान ये बनेगा। अब तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं F21 लिख रहा हूं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, जब आप फोर्स की बात करते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, तो पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड तो आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वैक्यूम की बात हो रही है ना, कूलम्बिक फोर्स की बात हो रही है, वैक्यूम लेना पड़ेगा आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप लिखोगे Q1 फिर Q2 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ना R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर। मैंने क्यों, क्योंकि यहां पर आप एग्जैक्टली डायरेक्शन के साथ तो डील नहीं कर रहे हो, और इवन अगर आप एक वेक्टर को स्क्वायर करते हो ना, एक वेक्टर को जब आप स्क्वायर करते हो तो एक नंबर आपको मिलता है। सो इसलिए मैंने यहां पर R12 वेक्टर का पहले मॉड लिया, क्योंकि आपको तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेना है। जब आप कूलम्बिक फोर्स का फॉर एग्जांपल यहां मैग्नीट्यूड लिखते हो, इसमें तो कहीं डायरेक्शन अभी आएगा नहीं, तो जो आप यहां पे डिस्टेंस लोगे, आप एग्जैक्टली डिस्टेंस वेक्टर का मॉड ले लो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका मैग्नीट्यूड अभी तक आ गया। डायरेक्शन की बात करते हैं, जरा ये वाला देख लो F21 वेक्टर, आगे की डायरेक्शन में ना टुवर्ड्स राइट है ना, टुवर्ड्स राइट है। जरा इन दो यूनिट वेक्टर्स में देखो राइट की तरफ कौन है, इन दो यूनिट वेक्टर्स में कौन सा यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स राइट आपका यहां पर है, ये वाला वेक्टर है ना, आप चेक कर लो। ये तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, मगर ये टुवर्ड्स कहां है, राइट है। तो चलो मैं लिखता हूं यहां पे, ये आपका टुवर्ड्स राइट है, ये आपका टुवर्ड्स राइट है, और ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका ये फोर्स जो है ये टुवर्ड्स राइट है ना, तो अगर फोर्स टुवर्ड्स राइट है, मैं एग्जैक्टली इस फोर्स के साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट करूंगा जो टुवर्ड्स राइट होगा। अब समझो यहां पे मैं लिख रहा हूं R12 कैप, तो डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए मैं यहां लिखने वाला हूं R12 और मैं कैप लिखने वाला हूं, R12 कैप लिखने वाला हूं। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा आपको, होपफुली अभी तक पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। तो मैं यहां पे R12 कैप लिखने वाला हूं, तो ये आपको क्या देगा, ये डायरेक्शन देगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पर F12 दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर मैं इसकी बात करूं, सो अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका Q1 Q2 अपनी जगह पर, फिर अगेन आप क्या लोगे R12 वेक्टर मॉड और इसका स्क्वायर लोगे, तो ये तो अपनी जगह पर है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये तो सेम है,
ये तो सेम इक्वेशन लिखोगे क्योंकि यही तो आपका एग्जैक्टली कूलम्स लॉ स्टेट करता है। तो आपने यहां पर ये फोर्स निकाल दिया, कूलम्स लॉ की मदद से आपने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है। अगर ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये यूनिट वेक्टर भी है ना टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप यहां पर इस मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट क्या करोगे, R21 कैप, R21 कैप। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फोर्स F21 जो मैंने यहां पे लिखा, तो यहां पर R12 कैप आ गया, जबकि फोर्स F12 जब मैंने लिखा F12 में यहां पर आपका R21 कैप आ गया। देख लो, अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्टाइल से चीजों को ले सकते हो, बट चीजें सही से लेनी है। देख लो, जब मैंने इस फोर्स के बारे में बात की, मैंने इस यूनिट वेक्टर के बारे में बात की, बस इस चीज का आपको टेक केयर करना है। जब आप इस फोर्स की बात करोगे, आप इस यूनिट वेक्टर की बात करोगे, बस ये चीज का टेक केयर करना है। फिर आप इस यूनिट वेक्टर का कुछ भी नाम दो, आप ए कैप नाम दो चलेगा, आप इसका कुछ भी नाम दो, आप इसका बी कैप नाम दो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट स्टाइल आपका सही होना चाहिए। इस फोर्स की डायरेक्शन में आपको ये यूनिट वेक्टर लेना है और इस फोर्स की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर लेना है, बस इसका आप टेक केयर करोगे। चलो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू मैं करता हूं। मैं यहां पर F21 वेक्टर की बात करता हूं, मैं F21 वेक्टर की बात यहां पे करता हूं। अगर मैं F21 वेक्टर की बात करूं, मैं लिख सकता हूं इसको यहां पे, आप चेक कर लो, मैं लिख रहा हूं यहां पे F21 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक तो कहीं डाउट नहीं होगा। फिर Q1 फिर Q2 डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर, इसमें कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, R12 कैप की जगह क्या लिख सकता हूं, जरा देख लो आराम से देख लो। R12 कैप की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना सिंपली R12 वेक्टर। अच्छा, वेक्टर को किससे डिवाइड करोगे, वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना मॉड R12 वेक्टर से। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आ जाओ, ये यूज किया मैंने, मेरे पास कैप था ना, मैंने एग्जैक्टली ये कैप हटाया तो ऊपर ए वेक्टर लिख दिया और डिनोमिनेटर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। बराबर ये देख लो, कैप था यहां पे, मैंने कैप की जगह वेक्टर लाया और डिनोमिनेटर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। जरा फर्दर देख लो, मैं लिख सकता हूं इसको F21 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां पर R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर, R12 वेक्टर मॉड, ये तो 3 बार आएगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो ना R12 वेक्टर मॉड का क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, R12 वेक्टर से, सॉरी R12 वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, ये आपका कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। अब अगेन अगर मैं बात करूं ना, ये भी कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, ये भी कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, मगर मैंने इसी को क्यों बोला, क्योंकि आपकी बुक्स में यही लिखा होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं तो और कुछ यहां पे फॉर एग्जांपल पॉइंट्स बोलने वाला हूं, आप सिंपली देखते जाओ। मैं यहां पर F12 वेक्टर को लेने वाला हूं, आप देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। मैं F12 वेक्टर अब लेने वाला हूं, ये वाला वेक्टर, मैं ये वाले फोर्स की बात करने वाला हूं। F12 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक तो हो गया। फिर आपके पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मॉड का स्क्वायर, तो ये आपका F12 है, तो होपफुली वहां डाउट नहीं होगा। अब आपके पास जो R12 कैप है, जो आपके पास यहां पर R12 कैप है, आप उसको R12 के स्टाइल में लिख सकते हो ना। एक बार और, मे बी स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, मैं और एक बार बताने वाला हूं। जो आपके पास यहां पे R21 कैप है, आप उसको रिलेट कर सकते हो ना R12 कैप से। कैसे रिलेट होगा, ये चेक कर लो। यहां पर आप बोल सकते हो ना कि जो मैं तो इस फोर्स की बात कर रहा हूं, ये R21 कैप है, R21 कैप है, R21 कैप की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना माइनस R12 कैप, तो माइनस R12 कैप। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 1/, माइनस, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, आप देखते जाओ। मैं माइनस पहले यहीं पे रख रहा हूं, मैं माइनस को बाहर रख रहा हूं और फिर लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख लो, माइनस को मैंने बाहर रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 मॉड स्क्वायर, R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे अब होगा, R12 कैप से।
तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो ये माइनस कहां से आया, ये माइनस बाहर निकाला, आया कहां से, क्योंकि मैंने यहां पर R21 कैप की जगह पे R12 कैप लिख दिया। नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स आपके एंटी पैरेलल थे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब जरा लास्ट पार्ट देख लो। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 मॉड स्क्वायर फिर R12 कैप, ये बराबर यही इक्वेशन बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दोनों सेम है, बस यहां नेगेटिव साइन है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कुछ नहीं, ये तो F21 वेक्टर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, देख लो, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि F12 वेक्टर इट इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह पे लिख दिया, नेगेटिव पहले लिख रहा हूं, तो पहले नेगेटिव लिख रहा हूं, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास, तो ये कुछ नहीं है आपके पास, ये तो F21 वेक्टर है ना। तो आप लिखोगे ना इसको F21 वेक्टर। अगेन ये मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा टाइम मैंने लिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो 2-1 और 1-2 में। इसका टेक केयर करोगे, ये बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आप दो में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो। मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, मैंने F12 वेक्टर का इक्वेशन लिया। तो ये इक्वेशन पहले मैंने वापस लिखा, मगर इस इक्वेशन में मैंने सिर्फ R21 कैप की जगह पे माइनस R12 कैप लगा दिया। कहां से आया, एंटी पैरेलल वेक्टर मैंने पहले ही समझा दिया है। और जब आपने यहां पर नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दो, जो रिमेनिंग पार्ट एग्जैक्टली आपका F21 वेक्टर ही तो बन रहा है ना। तो वही मैंने दिखाया, F12 वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों बना, क्योंकि इस जो आपके पास ये पॉइंट है यहां पे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस कि जो आपके पास कूलम्बिक फोर्स है, या कूलम्बिक जो आपके पास कूलम्स लॉ है, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो कैसे, मैं दिखाता हूं। अगर मैं पहले यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन पेयर जो आपके पास होते हैं ना, वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। कहने का मतलब, जब इस बॉडी पे F21 फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे साइमल्टेनियसली F12 फोर्स लगेगा। बिल्कुल सही। तो ये तो कूलम्स लॉ बोल रहा है। कूलम्स लॉ के हिसाब से इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस इक्वेशन में भी जब आप दो वेक्टर्स को इक्वेट करते हो ना, तो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा, तभी जाके आप ये इक्वेशन लिख सकते हो ना। तो यहां पर ये इक्वेशन आपको यही बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगेन आप यहां तक पहुंचे, फाइनल पार्ट, जो आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। आप देख सकते हो F21 इस बॉडी पे लग रहा है, जबकि F12 इस बॉडी पे लग रहा है। सिंस एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, आप इन दो को कैंसिल यहां पर नहीं कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, ये दोनों जो आपके एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वो नेगेटिव साइन ही बोल रहा है ना आपको कि दोनों फोर्सेस जो है वो यहां पर पैरेलल नहीं है, वो यहां पर एंटी पैरेलल है। तो जो आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस यहां पर एंटी पैरेलल है। तो कहने का मतलब, ये तो वेक्टर फॉर्म है आपका। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, ये तो वेक्टर फॉर्म है आपका, ये वेक्टर फॉर्म है आपका। तो अगर आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आएगा, आपको ये लिखना है। बट हमने थोड़ा सा और यहां पर हम आगे चले, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया इन इक्वेशंस का, और हमने देखा कि F12 वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। और इस इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या है आपके पास, आप लिख सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्स लॉ इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स लॉ इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है ना, ये इक्वेशन भी सजेस्ट करता है कि जो आपकी दोनों बॉडीज पे फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स लगने वाला है अलोंग द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो अगेन इस चीज का टेक केयर करोगे। तो यहां पर आपके पास इस इक्वेशन के दो कॉन्सिक्वेंस है। पहला कॉन्सिक्वेंस मैंने क्या बोला, रिपीट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस मैंने ये बोला कि आपका कूलम्बिक फोर्स जो है इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस कि जो आपके दो फोर्सेस होंगे, कूलम्बिक फोर्सेस होंगे, वो एक्ट करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस।
तो इन लाइंस के अलोंग वो एक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही चीज आपको मतलब एक हिसाब से आपकी न्यूमेरिकल्स ठीक करवाएगी। मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 10 चार्जेस भी देकर होंगे ना, आप वो अच्छे से डील कर पाओगे। बस आपको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो मैंने इसके कॉन्सिक्वेंस में बताया। अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से आपका यहां पर जो कूलम्बिक फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये फोर्सेस जो है ये एक्ट करेंगे अलोंग द लाइन जो कि आपके दो चार्जेस को यहां पर ज्वाइन करता है। तो अगेन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप दिखाओ कि कूलम्बिक फोर्स जो है आपका वो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। आपको बस ये 2 स्टेप्स लिखने होते हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करना होता है और साथ में लिखना होता है हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड क्या कि जो आपका कूलम्बिक फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। और ये जो आपके पास 2 वेक्टर्स का ये स्टाइल जो होता है ना, ये स्टाइल सिर्फ तब आ सकता है 2 वेक्टर्स का। मतलब इस स्टाइल में आप 2 वेक्टर्स को सिर्फ तब लिख सकते हो जब दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे होंगे। ये 2 वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट मैं यहां पे लूंगा, नेक्स्ट पार्ट यहां पर जो मैं लूंगा, दैट विल बी कूलम्बिक लॉ, या आप बोल सकते हो कूलम्स लॉ इन पोजिशन वेक्टर फॉर्म। तो आप देखते जाओ। अब मैं कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं, आप आराम से देखते जाओ। अगर पहले मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपको आपके 3D स्पेस में किसी एक पॉइंट का पोजीशन आपको दे। मैं दिखाता हूं कैसे। लेट अस सपोज कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मैंने यहां पर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और अगेन ये आपके पास यहां पे x एक्सिस होगी, ये आपके पास यहां पर y एक्सिस और ये आपके पास यहां पे z एक्सिस है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं। लेट अस एज्यूम कि मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और ऑब्वियसली इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x, y और z। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो फिलहाल के लिए एक पॉइंट की बात करते हैं, फिर मैं 2 पॉइंट्स की बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए ये एक पॉइंट है और ये 3D स्पेस में आपका पॉइंट है। और आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो और ये पोजीशन वेक्टर आपको इसी पॉइंट पे ले रहा है। तो ये आपका एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर इसी पॉइंट का बन जाएगा और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो r वेक्टर से। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की खास बात, पोजीशन वेक्टर स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। ये हमेशा स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से और एग्जैक्टली इसका जो हेड होता है वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आपको ले जाता है जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अब देख लो यहां तो मैंने आपको दिखाया ना कि ये आपका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, ये आपको इस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y और z और यहां पर आप r वेक्टर को लिख सकते हो, r वेक्टर इट इज इक्वल टू, अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। अगर आप r वेक्टर को इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के स्टाइल में लिखना चाहते हो, r वेक्टर विल बी x i कैप प्लस आपके पास आ जाएगा y j कैप प्लस आपके पास आ जाएगा z k कैप। तो ये आपके पास r वेक्टर है। अब होपफुली थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा कि पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किस स्टाइल से करना होता है। पोजीशन वेक्टर आप हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करते हो और पोजीशन वेक्टर आपको उस पॉइंट तक ले जाता है जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करने वाला हूं, आप देखते जाओ। अगेन यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने वाला हूं, तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एक चार्ज को रख रहा हूं। लेट दिस बी Q1। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूं। और इस चार्ज को मैंने फिक्स करके रखा किसी भी तरीके से मैंने एग्जैक्टली इस चार्ज को क्या करा, मैंने इस चार्ज को फिक्स किया। तो आप देखते जाओ, मैंने इसको यहां पे फिक्स किया। तो ठीक है, होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। तो आप देखते जाओ यहां पे। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं और एक चार्ज को ले रहा हूं, मैं और एक चार्ज को यहां पर ले रहा हूं और वो चार्ज मैं यहां पर ले रहा हूं। पहले ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स आपका नहीं है और ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास Q2 है यहां पे। लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास Q2 है यहां पे। अभी तक कहीं डाउट नहीं आपको होगा। आपको नहीं लगता ये तो फिक्स चार्ज है, कोई इश्यू नहीं है, मगर ये तो मूव कर सकता है ना। आपको नहीं लगता ये चार्ज एग्जैक्टली इसको रिपेल करेगा?
रिपेल करेगा ना। अगर मैं दोनों लाइक चार्जेस ले रहा हूं रिपेल करेगा, और दोनों लाइक चार्ज लेना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लूंगा ये तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। मुझे वैसा सिनेरियो नहीं चाहिए जब मैं बोल रहा हूं कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझाने के लिए मुझे जरूरी एग्जैक्टली इनको क्या लेना पड़ेगा, मुझे इनको सेम पोलैरिटी का लेना पड़ेगा ताकि रिपल्शन हो वहां पे। रिपल्शन से क्या होगा, रिपल्शन से ये होगा कि आपका ये चार्ज एग्जैक्टली डिस्प्लेस हो जाएगा, ये चार्ज आपका यहां पे डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेस कहां से कहां हो रहा है आप देख लो, ये आपके पास चार्ज, ये आपके पास चार्ज Q1 है ना, ये चार्ज Q1 जो है मैंने इसका सबस्क्रिप्ट 1 रखा, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। मैं सिंपली यहां पर इसके पोजीशन वेक्टर को R1 वेक्टर कहने वाला हूं। अब देख लो बन गया ना ये पोजीशन वेक्टर, और बन गया ना ये आपके पास एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका पहला चार्ज है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपने ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका चार्ज है। अब यहां पर दूसरे चार्ज को लाया, उसने फेस किया रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से ये चार्ज यहां चला गया ना, तो आपके पास ये Q2 चार्ज यहां पर चला गया, ये Q2 चार्ज आपका यहां पर चला गया, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब आप एग्जैक्टली ये Q2 चार्ज को, इस Q2 चार्ज को जो कि यहां पे चला गया, आप एग्जैक्टली इसका पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो ना, आप इसका पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हो ना, और आप देख सकते हो कि आपका Q2 चार्ज ही डिस्प्लेस हो गया ना, तो आपका Q2 चार्ज 1 से 2 पोजीशन डिस्प्लेस हुआ, तो आप एग्जैक्टली यहां लिख सकते हो ना कि डिस्प्लेसमेंट आपका R12 वेक्टर है। समझो इसको, ये मैंने R12 वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं इसको 1 सबस्क्रिप्ट दे रहा हूं इस सीन को, तो जो आपका नया सीन यहां क्रिएट होने वाला है, चार्ज Q2 यहां होने वाला है, आप यहां पोजीशन वेक्टर सिंपली R2 ड्रॉ करने वाले हो, आप यहां पर पोजीशन वेक्टर R2 ड्रॉ करने वाले हो। आप देख लो कि ये आपका सीन 1 जो यहां पर है, इसका सबस्क्रिप्ट आपने 1 रखा, ये जो नया सीन यहां पे क्रिएट हो रहा है इसका सबस्क्रिप्ट आपने 2 रखा, आपका ये चार्ज 1 से 2 सीन पे चला गया, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, R12 वेक्टर। तो देख लो अगेन, आपको यूजुअली दिखाया क्या जाता है, आपको दिखाया जाता है एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तब आप बनाओगे ना जब आपका एक पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेस इस स्टाइल में होने वाला है, तो जब आपके पास दोनों चार्जेस एक जैसे होंगे, जब ये रिपेल करेंगे तभी जाके तो ये डिस्प्लेस नीचे होगा। अगर फॉर एग्जांपल, अब समझो आप ऐसे भी दिखा सकते थे कि आपके पास Q2 चार्ज यहां पर है, ये पॉइंट समझना, आप ऐसे भी दिखा सकते थे आपका Q2 चार्ज यहां पर है, ठीक है, Q2 चार्ज आप यहां पे बनाते, फिर आप इस Q2 चार्ज को नेगेटिव रखते, ठीक है, तो ये Q2 चार्ज फिर डिस्प्लेस हो जाता ना इस डायरेक्शन में, तो आप एग्जैक्टली फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते ना ऊपर की डायरेक्शन में। मैंने नीचे की डायरेक्शन में ही क्यों ये वेक्टर बनाया, आप तो बुक्स में देखते हो, आप बुक्स में देखते हो कि वो वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में बनाते हैं, आप पूछते नहीं हो किसी से कि ये वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में क्यों है, इसका डायरेक्शन रिवर्स क्यों नहीं है। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए, ये जो आपके वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए मैंने ये सिनेरियो क्रिएट किया ताकि आपको एग्जैक्टली फील हो कि आपका चार्ज डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, तभी जाके मैं R12 वेक्टर का डायरेक्शन ये ले रहा हूं। बट अगर ये आपका यहां पर मैं पहले चार्ज नेगेटिव चार्ज यहां पे लेता, वो डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में होता, तब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में बनाना होता। ये चीज जो है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तो होपफुली आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आपके पास यहां 3 वेक्टर्स हैं, अगेन 11th का पार्ट यहां यूज होगा। अब बहुत सारे 11th का पार्ट अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो उनको कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सा उनके लिए यहां पे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये तीसरा वेक्टर है। चलो इसको पहला वेक्टर मैं मान रहा हूं ना, पहले वेक्टर का टेल यहां पर है, पहले वेक्टर का टेल यहां पर है, इसका हेड यहां पर है। दूसरा वेक्टर मैं इसको मानता हूं, दूसरे वेक्टर का यहां पर जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर कोइंसाइड कर रहा है ना। जब भी आपके दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड करेगा, आप बोलते हो कि दोनों वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है। तो कहने का मतलब मैं लिखूंगा यहां पे कि आपके पास जो R1 वेक्टर है और जो आपके पास यहां पर R12 वेक्टर है, आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, ये आपके सेम ऑर्डर में है। तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जरा ये देख लो, जो आपका R2 वेक्टर है, क्या R2 वेक्टर का टेल आपके इस वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड हो रहा है? नहीं। यहां समझो, इस वेक्टर का एग्जैक्टली हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो रहा था, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में आ गए।
बट यहां पर अगर इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड के साथ करता ना कोइंसाइड, मैं बोलता सेम ऑर्डर, मगर आप देख रहे हो कि आपका जो R2 वेक्टर है उसका हेड इस वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है और उसका टेल पहले वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करता है। जब भी आपका कोई वेक्टर होगा और उस वेक्टर का टेल किसी दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा और उसका हेड किसी दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा, और ये वाला वेक्टर आपके इस पूरे फिगर को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है ना, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो दूसरा पॉइंट मैं लिखने वाला हूं कि R2 वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। अपोजिट ऑर्डर का मतलब कि आपका जो वेक्टर होगा उसका टेल किसी दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, उसका हेड किसी दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करेगा। और यहां पर आपका पूरा जो फिगर है ये एक पॉलीगन का शेप लेगा, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि R2 एक तो अपोजिट ऑर्डर में भी आपने लिया और R2 जो आपके पास होगा इज रिजल्टेंट of R1 vector and R12 vector। अब जरा चौथा पॉइंट देख लो, अगर मैं बोल रहा हूं कि R2 वेक्टर रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर्स का, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप बोल सकते हो ना कि R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इट इज इक्वल टू R2 वेक्टर। दिस इज ट्राइंगल लॉ, दिस इज फ्रॉम ट्राइंगल लॉ जो आप 11th में पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। मैं यहां पर वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वगैरह नहीं बोल रहा हूं, वो तो एनालिटिकल पार्ट जाता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखोगे, फिफ्थ पॉइंट में मैं लिख सकता हूं ना, आप समझो इसको, फिफ्थ पॉइंट में मैं लिख सकता हूं ना कि R21 वेक्टर इट इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। होपफुली अभी तक कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो लास्ट पॉइंट में यहां पर आपको बोलता हूं, अगर मैं यहां पर R12 वेक्टर की मॉड की बात करूं, वो होगा ना मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिख सकता हूं ना ऐसे, मैंने दोनों साइड से क्या लिया, मैंने मॉड लिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले ये पॉइंट्स आपको यहां पे दिखाए, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके मैं कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म अगले 2 से 3 मिनट में आपको दिखाने वाला हूं। देख लो, अगर आपके पास ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये दोनों चार्जेस अब है, छोड़ दो, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया क्योंकि आपका ये चार्ज फाइनली यहां पहुंचा था ना। तो अब मैं सिंपली डायग्राम ये ले रहा हूं, अब आप समझोगे इसको। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2, आप मानोगे ठीक है Q1 Q2 है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आपके पास एग्जैक्टली इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स होगा, आप बताओगे ठीक है कूलम्बिक फोर्स होगा। तो कूलम्बिक फोर्स का इक्वेशन क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे ना सिंपली कि F इज इक्वल टू, अच्छा मैं कूलम्बिक फोर्स की बात कर रहा हूं तो स्पेस क्या लोगे, जो आपका मीडियम यहां पे होगा वो वैक्यूम होगा, रादर मीडियम आप यहां पे नहीं ले रहे हो। तो आप समझो यहां पे मैं लिख सकता हूं कूलम्बिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया, इसमें डाउट नहीं होगा। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास Q2 डिवाइडेड बाय, अब समझो यहां पर R12 वेक्टर है ना, मगर आप यहां पे क्या लिखोगे R12 वेक्टर और फिर यहां मॉड लिखोगे फिर स्क्वायर लगाओगे। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, अभी तक आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये लिख कैसे रहा हूं। और फाइनली अब आपको यहां पर लिखना होगा R12 कैप। अच्छा R12 कैप कैसे बनाओगे, तो देखते जाओ। मैं बोल सकता हूं कि ये आपका R12 कैप है, R12 की डायरेक्शन में मैं यहां पर क्या बना रहा हूं R12 कैप। ये देख लो, ये यूनिट वेक्टर जो मैंने R12 कैप बनाया, R12 वेक्टर की डायरेक्शन में ही बनाया ना, तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पे आ रहा है। तो फर्दर जरा देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं, ये तो पूरा वेक्टर आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं F वेक्टर। अब और एक चीज देख लो, यहां पे एग्जैक्टली अगर मैं बात यहां पे करूं ना, ये फोर्स किस पर लग रहा है, ये फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स इस पर लगाना, इस ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। हाँ इस पर भी फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही। डिस्प्लेस कौन सा पार्टिकल हो गया, वो तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ना। इस पर जो फोर्स लग रहा है मैं लिखूंगा ना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
यही फोर्स होगा ना। और आप देख रहे हो कि इस फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा ना r12 कैप। समझो समझो, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी को यूज कर रहा हूं। आपके पास F21 वेक्टर, ये जो फोर्स लग रहा है ये तो Q2 पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में आपका ये पोजीशन वेक्टर है ना। तो ज्यादा एक्यूरेट फॉर्म में अगर मैं डील करूं यहां पे, आपको यहां पर अगर 1-2 कैप लिख रहे हो ना, आपको 2-1 वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि F21 जो आपके पास फोर्स है, उस फोर्स की डायरेक्शन में ही आपका पोजीशन वेक्टर R12 कैप है। अगर पूरा सही तरीके से जाए ना, पूरा एक्यूरेट तरीके से जाए, आपको यहां पर F21 लिखना पड़ेगा, ज्यादा एक्यूरेट तरीका, क्योंकि F21 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो R12 कैप का ही डायरेक्शन है ना, तभी जाके मैं R12 कैप लिख सकता हूं। अच्छा, और एक चीज देख लो, अब जो मैं फोर्स ले रहा हूं, मैं फोर्स ले रहा हूं ना उस चार्ज पार्टिकल पे जो डिस्प्लेस हुआ। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फोर्स ले रहा हूं उस चार्ज पार्टिकल पे जो डिस्प्लेस हुआ। मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस पे फोर्स ले कि इस पे फोर्स ले। मैं तो क्लियर कर रहा हूं, जो आपका चार्ज डिस्प्लेस होगा उस पर फोर्स लो, उसका फोर्स लो, जो उस पर पड़ रहा है वो वाला फोर्स आप कंसीडर करो। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा, ये अच्छे फॉर्म में आपको समझ में आया होगा। जरा एक बार और देख लो, मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, फिर Q1 अपनी जगह पर, Q2 अपनी जगह पे। अब यहां पर आपके पास R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर अपनी जगह पर है, और R12 कैप की जगह लिख सकता हूं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं ना R12 कैप की जगह, यूनिट वेक्टर की जगह पर मैं पूरा वेक्टर और पूरे वेक्टर को डिवाइड किससे करूंगा, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, दैट मींस R12 वेक्टर मॉड से। तो मैं इसको फर्दर थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं, मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा ना मॉड ऑफ R12 वेक्टर, यहां पर आपका क्यूब आ जाएगा और यहां पर आपके पास आ जाएगा R12 वेक्टर। अभी तक आपको तो बहुत आसान लगा होगा, उतना मुश्किल है नहीं, बट अब मैं यहां पर कुछ यूज करने वाला हूं। R12 वेक्टर की जगह पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखने वाला हूं, और R12 वेक्टर मॉड की जगह पे, यहां तो मॉड पर फिर क्यूब भी है तो क्यूब का ख्याल रखना पड़ेगा, बट मॉड की जगह पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल मॉड लिख सकता हूं ना। तो कहने का मतलब देख लो, मॉडिफिकेशंस में रेड पेन से दिखाने वाला हूं, आप देखते जाओ। मैं लिख सकता हूं F21 वेक्टर इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका Q1 फिर आपका Q2 डिवाइडेड बाय, अब देख लो यहां पर मैं मॉड स्टार्ट कर रहा हूं, मगर अब R12 वेक्टर मॉड की जगह पर मैं लिखूंगा ना यहां पे R2 माइनस R1, दैट मींस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो लिख दिया। अब यहां पर क्यूब है ना, तो आप यहां पर क्यूब लगा दोगे, सिंपल। अच्छा, यहां पर R12 वेक्टर की जगह पर आप लिखोगे ना यहां पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ है। क्यों इसको आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि R1 R2 वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर्स है, इसीलिए ये जो फॉर्म आपका बनता है इट इज योर पोजीशन वेक्टर फॉर्म, सिंपल। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और अगेन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जब उनको बोलते हैं ना जरा कूलम्स लॉ का पोजीशन वेक्टर फॉर्म लिखो, वो लिख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ये मेमोराइज ही नहीं कर पाते हैं। उनको भूल जाता है कि यहां पर R1 माइनस R2 लिखे कि R2 माइनस R1 लिखे, मतलब यहां पर तो फिर भी यहां तो चलेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आप लेते हो। यहां पर क्या करोगे, यहां अगर थोड़ा सा गलती कर दिया, अगर R1 माइनस R2 यहां पे कर दिया, ये तो पूरा गलत हो जाएगा ना। तो टेक केयर करना है ना इसका। तो देख लो अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, समझो। यहां पर दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पर, फोर्स लग रहा है Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। मैं और एक बार यहां पे बोल रहा हूं, फोर्स लग रहा है 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से। जिस पे फोर्स लगता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा करो, जिस पर फोर्स लगता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा करो, जिसकी वजह से फोर्स लगता है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा करो। अब अगर आप समझो, अगर मैं यहां पर आपको यह बताता
कि मैं इस पे फोर्स दिखाता। अच्छा, अगर मैं इस पे फोर्स दिखाता फिर ये डिस्प्लेस हुआ होगा ना। अगर मैं इस पर फोर्स दिखाऊंगा इसका मतलब होगा ना कि ये डिस्प्लेस हुआ होगा। तो अगर आपका ये चार्ज डिस्प्लेस हुआ होगा, मैं बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली ये फोर्स इस पर किसकी वजह से लगा होगा, 2 की वजह से। तो फोर्स 1 पे लगा होगा, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो F12 वेक्टर को आप लिख सकते हो ना, वापस इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, वापस इस पे आ जाओ। ये आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। जिस पर फोर्स लगता है, किस पर फोर्स लगा, Q2 पे, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है। जिसकी वजह से लगा आपका फोर्स, उसका एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर फिर सबट्रैक्ट करना है। अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं F12, तो F12 का मतलब आप बोल रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो कि फोर्स लगा 1 पर। इसका मतलब ही है कि फोर्स 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो अगर मैं यहां बताऊं F12 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फॉर्म स्टाइल लिखो, तो देख लो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मुझे अब क्या लिखना है, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। कुछ नहीं करना है, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपनी जगह लिखोगे ना, तो मैं वापस लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। अब समझो यहां पर फोर्स किस पर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1 पे, तो पहले आप पोजीशन वेक्टर लिखो R1। किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली 2 की वजह से, तो माइनस करो यहां पर R2, और ये मॉड फिर क्यूब आ जाएगा ना, मॉड फिर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। फिर अगेन जो आपने यहां पर R1 माइनस R2 लिखा, वही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगेन आपको बुक्स में तो ये सारा मिल जाएगा, बट आप, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल वीडियो में बना रहा हूं, और मैं बना क्यों रहा हूं, क्योंकि ठीक है ये तो बुक में आपको सारा मिलेगा, बट आपको एग्जैक्टली बुक में ये नहीं बोला होगा कि कैसे आप इस इक्वेशन को याद रखोगे। आपको बुक में ऐसा नहीं बोला होगा कि आप एग्जैक्टली कैसे डील करोगे कभी भी कोई भी सिचुएशन जो आपको दी होगी। आपको बस देखना है कि फोर्स किस पर लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है। जिस पे फोर्स लग रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखोगे, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा उसका पोजीशन वेक्टर आप सबट्रैक्ट करोगे। ये चीज आपकी बुक्स में नहीं ना होती है। और इसी तरीके से आपको फॉर एग्जांपल बुक्स में डायग्राम दिखाकर होता है, वो डायग्राम जनरेट कैसे करनी है वो भी आपकी बुक्स में मत होता है। तो यही चीजें, यही तो फायदा आप एग्जैक्टली इन वीडियो से ले सकते हो। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया, मैंने कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया। ये आपका पोजीशन वेक्टर फॉर्म है। अगेन इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। आप यहां पर R2 वेक्टर R1 वेक्टर को इस स्टाइल से लिख सकते हो। देख लो, R2 वेक्टर को आप लिख सकते हो सिंपली x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, और R1 वेक्टर को आप लिख सकते हो x1i कैप प्लस x2j कैप, सॉरी प्लस y1j कैप प्लस y1j कैप प्लस आपके पास आ जाएगा z1k कैप। और हां, ये तो हो गया कि मैंने पोजीशन फॉर्म यहां पर आपको दिखाया, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। आपको क्या हो सकता है, आपको इस चार्ज के कोऑर्डिनेट्स देकर होंगे, आपको इस चार्ज के कोऑर्डिनेट्स देकर होंगे। अगर मैं ये 1 सबस्क्रिप्ट ले रहा हूं, R1 वेक्टर की बात कर रहा हूं, R1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वो बनेंगे ना सिंपली यहां पर x1, y1, z1। तो आपको कोऑर्डिनेट्स देकर होंगे, कोऑर्डिनेट्स से पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करूं, वो आपके पास आ जाएंगे ना x2, y2, z2। तो अगर आपको एग्जैक्टली एक चार्ज के कोऑर्डिनेट देकर है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। दूसरे चार्ज के कोऑर्डिनेट देकर है, उसका पोजीशन वेक्टर जनरेट करो। आपके दोनों पोजीशन वेक्टर जनरेट हुए ना, फिर देखो कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको F12 बोल रहा है फाइंड करने को कि F21 बोल रहा है फाइंड करने को। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, F12 बोल रहा होगा, F21 बोल रहा होगा, दोनों का स्टाइल आपको पता है। R2 वेक्टर और R1 वेक्टर की जगह पर ये सिंपली सब्स्टिट्यूट करो, इवैल्यूएट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अगेन मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे डील करने वाला हूं। उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और अगेन उसमें थोड़ा वेक्टर के बारे में बात होगी। आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।